बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं फ़खार काज़मी और स्विट्ज़रलैंड के रिजॉर्ट बर्गनस्टॉक में मेला लग गया। पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त स्विट्ज़रलैंड के उस सियाहती मुकाम की तरफ हैं जहां पर दुनिया के सबसे बड़े इशू को हल करने की कोशिश की जा रही है। स्विट्ज़रलैंड वो मुल्क है जिसके बारे में हमेशा हमने सिर्फ ये सुना था कि पाकिस्तानी अपना पैसा वहाँ छुपा के रखते हैं, दुनिया भर की दौलत वहाँ पे जमा है और ज़मीन पर उसे जन्नत कहा जाता है। इतना खूबसूरत मुल्क है। तो क्या कभी किसी ने सोचा था कि पाकिस्तान जिनेवा में बैठकर दुनिया की बड़ी ताकतों की मेज़बानी करेगा, दुनिया के बड़े बड़े मामलात को हल कराएगा? तो क्या मैं पाकिस्तान से लेकर अब तक जितना अरसा भी आपने पाकिस्तान को देखा है या पाकिस्तान के मामलात को देखा है, तो मेरी नज़र में तो ये इस वक्त का सबसे हाई मोमेंट है। एक ज़माना था जब हम अमेरिका की मदद के मुंतज़र रहते थे, उनकी राह देखा करते थे, उनके बहरी बेड़ों का इंतज़ार किया करते थे। तो वक्त सबका आता है, वक्त पलटता है। तो पाकिस्तान का वक्त शुरू हो चुका है और ये पाकिस्तानियों के लिए दुनिया में अपनी इज्जत बनाने का वक्त है। रियासत ने खुद को अपलिफ्ट कर लिया है और रियासत सफारती लिहाज से दुनिया में अपनी ताकत मनवा चुकी है। अब पाकिस्तानियों को खुद अपलिफ्ट होना है और इस इज़्ज़त को अपनी इज़्ज़त बनाना है। ये मैं बड़ी सीरियस बात कर रहा हूँ। किसी नाहंजार नामकूल के पीछे लगकर रियासत को गालियाँ देने वालों को मुखातब करके कह रहा हूँ। इनमें वो कश्मीरी भी शामिल हैं जो इस वक्त रियासत के ख़िलाफ़ बरसरे पेकार हैं। इनमें वो यूथिये भी शामिल हैं जो रियासत के ख़िलाफ़ साजिशों में इन्वॉल्व है। वो लोग भी शामिल हैं जो रियासत के हर अच्छे काम में से बुराइयाँ निकालते हैं। लेकिन सब खुद को पाकिस्तानी समझते हैं और मैं भी समझता हूँ जो पाकिस्तानी है उसको फिर हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करना चाहिए। जो लोग पाकिस्तान की जड़ें काटने में मसरूफ़ है उनके लिए मेरा पैगाम ये है, लिख के रख ले, अगर आपने आज खुद अपनी इज्जत ना कराई तो दुनिया में आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। तो जिस सब पासपोर्ट की इज्जत का आपको इंतज़ार था उसको अल्लाह ताला ने इज्जत अता कर दी है। और ईरान को देखें आपके, उसके अंदर कितने इख्लाफात चल रहे थे, लोग सड़कों पर थे, लेकिन जैसे ही दुश्मन उस पर हमलावर हुआ तो सब एक हो गए। नतीजा ये निकला कि अमेरिका और इसराइल जैसी ताकतें उसके आगे बेबस हो गई हैं। और एक सर्वे के मुताबिक 92% इसराइली ये मानते हैं कि ये जंग ईरान ने जीत ली है। अगर पाकिस्तान के अंदर भी तमाम पाकिस्तानी एक हो जाए, इस बात का फैसला कर ले, जो इज्जत मुल्क कमा रहा है वो इसमें हिस्सेदार बनेंगे और इस इज्जत को और बढ़ाएंगे, तो इस मुल्क को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये वक्त है उन मालदार पाकिस्तानियों के लिए जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर बड़ा पैसा इकट्ठा कर रखा है और उनका ख्याल ये है कि वो कभी अपने मुल्क में जाएंगे और वहाँ सरमायाकारी करेंगे, हालात साजगार होंगे, तो उनके लिए बड़ा आइडियल वक्त है। तो इस मुल्क को अब आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हुब्बुल वतनी वह तरीका है जो आपको इज्जत दिलाता है, जबकि सियासी और नजरियाती तकसीम आपको कमज़ोर कर देती है। तो मेरा ये एक छोटा सा पैगाम है, होश के नाखुन लें, रियासत के मुकाबले में खड़े होने की बजाय रियासत के साथ खड़े हों, तो आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। ये जो महंगाई और माशी मसाइल हैं, इनसे निकलने का वाहिद हल यही होता है। अगर दुनिया में आप ताकतवर हैं और आप इज्जतदार हैं तो दौलत आपके पीछे भागती है। और मुझे यकीन है कि वो वक्त अब शुरू होने वाला है, बल्कि शुरू हो चुका है। पाकिस्तान दुश्मन व्लॉगर यूट्यूबर्स को सुनना बंद कर दें, उनको बढ़ावा मत दें, वो आपके ज़हन को परागंदा कर रहे हैं। यहाँ लोग पाकिस्तान का पता काटने चले थे और खबीसाने वतन ये कह रहे थे कि शरीफ फैमिली का जिनेवा ट्रिप कैंसिल हो गया है। तो ये दरअसल आपको मिसगाइड करते हैं, नेगेटिव बातें आपके जेहन में डालते हैं जिससे आपको पॉजिटिव नज़र नहीं आता, क्योंकि इसमें आपका फ़ायदा होता है। तो आंखें खोलें और आंखें खोल कर जिए। अमेरिका और ईरान के दरमियान मामलात को हल करने के लिए 60 दिन की मोहलत है, 2 महीने। तो इन 2 महीनों में पाकिस्तान बहुत कुछ कर सकता है और पाकिस्तानी भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अब आपको जनेवा मुज़ाकरात की सूरत हाल बताते हैं। और मैंने आपको कहा था कि जब तक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं होंगे, उस वक़्त तक ये मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। तो ऐसा ही हुआ है, अचानक जिनेवा के अंदर मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो गए और इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के सिलसिले में
स्विट्जरलैंड के पुरफिजा मुकाम बर्गनस्टॉक पर तकनीकी सतह के मुज़ाकरात जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में अमरीकी नायब सदर JD वेंस, खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के साथ मुलाकात की। तो बॉडी लैंग्वेज देखने वाली थी। जिस वक्त अमरीकी नायब सदर स्विट्जरलैंड पहुंचे हैं तो उन्होंने पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया और लव यू पाकिस्तान कहकर वो आगे बढ़े और कहा कि पाकिस्तान ने बहुत कुछ किया है। तो ये बड़ी अहम मीटिंग थी। पाकिस्तान इन मुज़ाकरात में मेज़बान है और सालिस है, मगर पाकिस्तान को मुज़ाकरात की सरबराही की पेशकश की गई है और यहाँ भी वही माहौल है जो इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के वक्त था। पाकिस्तान से अलग अलग मुलाकातें हो रही हैं। पहले अमरीकी वफ्द की मुलाकात हुई है, फिर ईरानियों के वफ्द की मुलाकात हुई है और एक मरहले पर आमने सामने भी बात होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी जिनेवा मुज़ाकरात का हिस्सा है। उन्होंने भी सफारतकारी में बड़ा ही अहम रोल अदा किया है और ईरानियों की नज़र में खासा मुकाम बनाया है। तो स्विट्ज़रलैंड के खूबसूरत पहाड़ी मुकाम के ऊपर इतवार के रोज़ 14 निकाती मुफाहमती याददाश्त पर मुज़ाकरात शुरू हो गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी जिनेवा मुज़ाकरात का हिस्सा है। उन्होंने भी सफारतकारी में बड़ा ही अहम रोल अदा किया है और ईरानियों की नज़र में खासा मुकाम बनाया है। तो स्विट्ज़रलैंड के खूबसूरत पहाड़ी मुकाम के ऊपर इतवार के रोज़ 14 निकाती मुफाहमती याददाश्त पर मुज़ाकरात शुरू हो गए। ये बर्गनस्टॉक चारों तरफ से पहाड़ों में घिरा हुआ एक पुरफिजा रिजॉर्ट है जिसको स्विट्ज़रलैंड की फ़ौज और पुलिस ने मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी फराहम की है। तो सख्त सिक्योरिटी के हिसार में ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। स्विस फ़िज़ाइया को भी इस हवाले से अलर्ट रखा गया है। ये बातचीत जुमे के रोज़ होनी थी, लेकिन उस वक़्त इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान लबनान में मामलात ख़राब हो गए तो ये मुज़ाकरात मुलतवी करना पड़े। तो ईरानी वफ़द जिसने ख़ुद को मिनाब 168 का नाम दिया है, उसकी क़यादत पार्लियामेंट के स्पीकर और चीफ नेगोशिएटर मोहम्मद बाकर कौलीबाफ कर रहे हैं। इसके अलावा वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची हैं। वफ़द में ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के अहदेदार अली बाकरी हैं। ईरानी मरकज़ी बैंक के गवर्नर अब्दुल नासर हिम्मती है। काज़म गरीबाबादी और इस्माइल बकाई शामिल हैं। अब्दुल नासर हिम्मती और नायब वज़ीर तेल नेशनल ईरानी ऑयल कंपनी के सरबराह हमीद होर्द को भी शामिल इसलिए किया गया कि ईरान के जो मुंजमद असासे हैं उनको मुंतकिल करने के लिए तरीक़ेकार तय किया जा सके। इनका वाज़िया एजेंडा इक़्तिसादी पाबंदियों का खात्मा और तेल की तिजारत का बहाल करना है। इस वक्त को मिनाब 168 का नाम दिया गया है, जो कि मिनाब स्कूल हादसे के 168 मासूम तालिब इल्मों और शोहदा की याद में रखा गया, जिनमें ज़्यादातर तादाद तालबात की है। ज़ूरख पहुँचने पर स्पीकर मोहम्मद कौलीबाफ ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में लिखा कि वो इन मासूम बच्चों और ईरानी शोहदा की कुर्बानियों को सामने रखकर मुल्क का मुकदमा लड़ेंगे। तो ये वो बच्चे हैं जिन्हें इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमले के दूसरे रोज़ निशाना बनाया था। पहले हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई को शहीद किया गया और दूसरे हमले में स्कूल को निशाना बनाया गया जिसमें मासूम बच्चे जाँ बहक हो गए। तो इसलिए इसको मिनाब 168 का नाम दिया गया। तो कतर भी इन मुज़ाकरात में शरीक है। कतर के अमीर स्विट्ज़रलैंड में मौजूद है। तो ये मुज़ाकरात का दूसरा मरहला है जिसमें 14 निकात ज़ेर गौर है और अमेरिका और ईरान को इसके इनेकाद पर अमल दरामद का तरीक़ाकार ढूंढना है। इसके लिए कुछ टीमें बनाई जाएगी जो इन मामलात को हैंडल करेगी। इस MOU को इस्लामाबाद मुआहदे का नाम दिया गया है। इनमें सबसे अहम मामला जो है वो ईरान के मुंजमद असासों की बहाली और आबने हुर्मुज़ को खुला रखना है और इसके अलावा ईरानी यूरेनियम के हवाले से तरीक़ेकार को तय करना है कि वो कहाँ मुंतकिल किया जाएगा और उसका फ्यूचर क्या होगा। इसके अलावा ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए $300 अरब की रकम वो ईरान को कैसे मुंतकिल होएगी, वो ईरान को कैसे मुंतकिल की जाएगी। तो ये MOU बाद में अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया जाएगा और उससे मंजूरी ली जाएगी। लेकिन इन मुज़ाकरात में जो वजह नज़ा बनी है वो लबनान पे इसराइली हमले हैं जो कि अब भी जारी है, जिसके बाद पासदार इनकलाब ने आबरे हुर्मुज़ बंद करने का ऐलान किया है और बकौल ईरानी अफवाज के अबना हुर्मुज़ उस वक्त भी बंद है जब अमेरिका और ईरान के दरमियान स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकरात हो रहे हैं।
लेकिन जो अमेरिकी अफवाज है सेंटकॉम, उन्होंने दावा किया कि आबने हुर्मुज़ खुली है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि जंगबंदी के 60 दिनों में आबने हुर्मुज़ में कोई टूल आयद नहीं होगा और 60 दिन बाद भी कोई टूल नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये मुज़ाकरात कामयाब न हुए तो फिर अमेरिका इस पर टैक्स लगा सकता है। मुआहदे की नाकामी पर सिक्योरिटी और हिफाजती खदमात के बदले माली मुआवजे का मुतालबा कर सकता है। तो ट्रंप ने अमेरिका को मशरिक़ वस्ता के ममालिक के लिए निगहबान फरिश्ता करार दिया। दूसरी तरफ ईरान अमेरिका डील पर इसराइली हुकूमत ही नहीं, इनका मीडिया भी ट्रंप से सख्त नाराज़ है, उनकी फ़ौज भी सख्त नाराज़ है। अमेरिकी परचम जलाए जा रहे हैं। एक इसराइली मीडिया के प्रेजेंटर ने अपने तबसरे में अमेरिकी सदर के नाम के साथ हुसैन लगाया और कहा यह डोनाल्ड ट्रंप नहीं है बल्कि डोनाल्ड हुसैन ट्रंप है। इन्होंने हमारे लिए अच्छा काम नहीं किया और अब हम इन पे इन्हिसार नहीं करते। तो ट्रंप की पोजीशन अब इसराइल की नज़रों में ख़राब है और इसराइल की पोजीशन ट्रंप की नज़रों में ख़राब है। तो ये माहिदा हो ना हो, लेकिन ये तय है कि मुस्तकबिल में अमेरिका और इसराइल के तल्लुकात शायद उस लेवल पर ना जा सके जिस लेवल पर इससे पहले थे। तो रास्ते वाज़ह तौर पर जुदा होते नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जो अमेरिकी जरीदा है ब्लूमबर्ग, उसने दावा किया है कि ईरान जंग ने पाकिस्तान को दहाइयों बाद सबसे बड़ा फ़ायदा दिया है। 2025 के आगाज़ में मशरिक़ वस्ता में पाकिस्तान तकरीबन गैर मौसर था, लेकिन अब वो एक अहम सफारती और अस्करी खिलाड़ी बन चुका है। इस पेशरफ्त ने पाकिस्तान को अपने बड़े करीब भारत के साए से निकालने में मदद दी है। गैर मुल्की सरमायाकारी के इम्कानात भी रोशन कर दिए हैं। माजी में वाशिंगटन का झुकाव भारत की तरफ था, मगर अब पाकिस्तान की बढ़ती हुई सफारती हैसियत ने इस तवाज़ुन को तब्दील कर दिया है। अमेरिकी माहिर क्रिस्टोफर कारी का कहना है कि पाकिस्तान ने दुनिया भर में एक नुमाया मुकाम हासिल कर लिया है। एक और अमेरिकी एक्सपर्ट है ट्रूसडेल, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बेक वक्त तेहरान, वाशिंगटन, रियाद और बीजिंग से रब्ता करने वाला दुनिया का वाहिद मुल्क है। वो न सिर्फ आलमी सतह पर मौसर किरदार अदा कर सकता है बल्कि अहम बैन अवी इक़दाम में भी पेशरफ मुमकिन बना सकता है। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान की पोजीशन क्या है दुनिया भर के अंदर। चंद माह पहले हम मुआशी तौर पर दिवालिया होने वाले थे और फिर हुकूमत तब्दील हुई, फिर फ़ौज और हुकूमत एक पेज पर आए और कुछ नए मामला जो है वो तय किए गए। मई में पाकिस्तान के ऊपर इंडिया ने हमला किया और पाकिस्तान ने जिसका मौसर जवाब दिया। तो उस दिन के बाद से पाकिस्तान दुनिया की नज़र में एक बहुत ही ताकतवर मुल्क के तौर पर सामने आया। उन 9 मुल्कों में शामिल है जिनके पास एटमी ताकत है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान को अब मुआशी ताकत बनने से कोई नहीं रोक सकता। और ये भी तय है कि वो कौमें जो दुनिया में मुकाबला करने की सलाहियत रखती हैं, जो किसी से डरती या खौफजदा नहीं होती और जिनके जवान शहादतें देने से नहीं डरते, अपने वतन की हिफाजत करना जानते हैं, वो कौम बिल्कुल सही सिमत पर सफ़र कर रही होती है। तो मुझे कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने अपना सफ़र बिल्कुल सही सिमत शुरू कर रखा है, जबकि पाकिस्तान के अंदर अब भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तान की जड़ें काटने में मसरूफ़ हैं। कल एक वीलॉगर ने सिर्फ इस बात पर लाखों व्यूज़ इकट्ठे कर लिए कि खान को इलेक्शन की डेट दे दी गई है और डेट क्या दी गई थी 2029-30, यानी मौजूदा हुकूमत की मुद्दत पूरी हो जाएगी। तो ये बात तो सबको पता है कि पाकिस्तान में अगले इलेक्शन किस डेट को होना है। तो इमरान खान जो बकौल इनके मुल्क कौम के लिए जेल के अंदर है, तो इनको क्यों इस सादत से महरूम करना चाहते हैं? एक बंदा अपनी मर्जी से जेल के अंदर रह रहा है और इसकी मर्जी के ऊपर आप अपनी ख्वाहिश मुसल्लत करना चाहते हैं। अभी तो हुकूमत को 2 साल हुए हैं और लोगों ने हुकूमत गिराने का सिलसिला शुरू कर दिया। कुछ तो इतने डेस्परेट हैं कि वो छोटे छोटे वीलॉगर्स को इंटरव्यू दे रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि मैंने जो कहा है बस वही होना है, हुकूमत ने घर जाना है। तो उनकी इस बात को वो अगले 3 साल तक खींच सकते हैं। तो शहबाज शरीफ ने 5 साल पूरे होने पर वजारत उज़्मा छोड़नी है, फिर इलेक्शन लड़ना है और उसके बाद वो दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि वो 10 साल के लिए वज़ीर-ए-आज़म है या 15 साल के लिए हैं। तो ये जितने लोग दावे कर रहे हैं और कुछ तो बड़े ही दानश्वर कहलाते हैं जिन्होंने ये दावा किया था कि बजट के बाद हुकूमत जो है वो तब्दील हो जाएगी और ज़वाल का सफ़र शुरू हो जाएगा, तो उनके मुँह में खाक। अल्लाह ताला ने उसकी बजाय अरूज का सफ़र पाकिस्तान के मुकद्दर में लिख दिया है और हमें नज़र भी आ रहा है। First of all, the Prime Minister of Pakistan, a dear friend of the President's, a dear friend of mine, a guy who has been, with his leadership and his very careful and skilled negotiations, got us to this point. To his Field Marshal in Pakistan, Asim Munir,
I will say that since Field Marshal Munir welcomed us with the Prime Minister in Islamabad, I have joked that I have two very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife, and the Pakistani is Field Marshal Munir. And I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. We would not be here without his statesmanship. He is, of course, a great military leader, but I think he's shown himself to be a great diplomat. तो वज़ीर-ए-आज़म की तब्दीली से मुतल्लक गर्दिश करने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं है और सिर्फ बेबुनियाद अफवाहें फैलाकर मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ना फौज और हुकूमत में कोई इख्तलाफ है, अगर होता तो आपको जिनेवा में उसकी झलक नज़र नहीं आती। तो रूमर्स जो हैं वो पाकिस्तान को ख़राब कर रही हैं, तो इन रूमर से बचने का तरीका यही है कि अपनी आंखें और ज़हन को खुला रखें और हक़ाइक़ को गौर से देखें और उसके मुताबिक अपना एक्शन करें। तो इन मुज़ाकरात के हवाले से मज़ीद तफसीलात अगले व्लॉग में आपसे शेयर करेंगे। अब बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, जहां कल अरकान असम्बली अपने उहदे का खल्फ उठा सकते हैं। पीपल पार्टी ने अमजद हुसैन एडवोकेट को वज़ीर आला के लिए नामजद कर दिया है और ये तय हो गया कि पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून इत्तेहादी होंगे। हुकूमत साजी का फार्मूला मैं आपको बता चुका हूँ कि वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और स्पीकर का ताल्लुक पीपल पार्टी से होगा। गवर्नर और डिप्टी स्पीकर का ओहदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिलेगा और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी उन्हीं का होगा। पीपल पार्टी ने पहली मरतबा गिलगित रीजन से किसी को वज़ीर आला नामजद किया है। अमजद हुसैन एडवोकेट पीपल पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के सदर भी हैं। 24 में से 21 हल्कों के नतीजे का ऐलान कर दिया गया है। 3 के ऊपर री इलेक्शन होना है। पीपल पार्टी ने 9, मुस्लिम लीग नून ने 6 और IPP ने 4 सीटें हासिल की हैं। ये आज़ाद सीटें जो बाद में IPP में शामिल हुए। MWM की 1 है और आज़ाद उम्मीदवार की 1 सीट है। GBA 9 स्कर्दू 3, GBA 17 दयामीर 3 और GBA 15 दयामीर 1 के नताइज का ऐलान बाद में होगा। तो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक खवातीन की 6 मकसूद नशिस्तों में से 3 पीपल पार्टी को, 2 नून लीग को और 1 IPP को मिलेगी। टेक्नोक्रेट की 3 सीटों में से पीपल पार्टी, नून लीग और IPP को 1-1 सीट मिली है। और इसके अलावा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को मकसूद नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन ने क्वालिफाई कर दिया। पीपल पार्टी ने IPP के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी लेकिन वो दरख्वास्त रद्द कर दी गई है। दूसरा वलीम खान साहब जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को लीड कर रहे हैं, वो भी पीपल पार्टी से इत्तेहाद के लिए वजारतें मांग रहे हैं। तो इसका फैसला बिलावल भुट्टो करेंगे। अगली खबर है कि हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल के बाद जेट फ्यूल भी सस्ता कर दिया। 56 रुपये 97 पैसे की बड़ी कमी कर दी है। नई कीमत जो है वो 238 रुपये 87 पैसे फी लीटर हो गई है। इसके बाद फ़ज़ाई किरायों में कमी का वाज़ह तौर पर इम्कान है और डीजल पेट्रोल सस्ता होने से सोलर प्लेटें भी सस्ती हो गई है। मुख्तलिफ वाट्स की सोलर प्लेटें की कीमतों में 4000 से 9 रुपये तक की कमी हुई है। बैटरियों की कीमत भी कम होने जा रही है। मार्केट ज़राए के मुताबिक जब पेट्रोल डीजल बढ़ा था तो एक बैटरी कीमत में 27 से 38,000 रुपये तक का इजाफा हुआ था, जो अब वापस हो सकता है। आज़ाद कश्मीर की बात करते हैं, जहाँ पर रावलाकोट में अब तक कालादम अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से धरने का सिलसिला जारी है, मगर तमाम साजिशें नाकाम हो गई हैं। इंतहाबी सरगर्मियाँ अरूज पर पहुँच गई हैं और वहाँ पर इंतहाबी माहौल बनना शुरू हो गया है। आज़ाद कश्मीर के लोग अब इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। चीफ इलेक्शन आज़ाद कश्मीर के मुताबिक इंतहाबी इंतजामात मुकम्मल हैं। 3 बड़ी सियासी जमातों मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी ने रियासत मुखालफ अनासर को सख्त सजाएं देने का मुतालबा किया और ये कहा कि फ़ौज के खिलाफ बात करने वालों को सख्त सज़ा देनी चाहिए, बल्कि सजाए मौत देनी चाहिए। तो वहाँ पे कश्मीरियों का एक धड़ा जो इंतखाब पसंदी पे माइल है और रियासत के खिलाफ बरसर पैकार है, और दूसरा जो हुब्बुल वतनी का मुजाहरा कर रहा है, तो दोनों अपनी इंतहाओं पर पहुंचे हुए हैं। मुस्लिम लीग नून ने तो इलेक्शन की इतनी तैयारी कर ली कि उन्होंने 45 में से 37 हल्कों का टिकट भी जारी कर दिए। इसका PTI के सेनेटर डॉक्टर जरका ने कश्मीर के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने जो इंतहा पसंद कश्मीरी है उनको आड़े हाथों लिया था, तो इस पर अब PTI वाले नाराज हैं। डॉक्टर जरका के बयान को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ करार दे दिए। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं की थी, बल्कि उन्होंने उन कश्मीरियों के खिलाफ बात की थी जो रियासत के मद्दे मुकाबल है, लेकिन PTI ने उन्हें शोकाज नोटिस जारी कर दिया। आप खुद सोचे कि इस शोकाज नोटिस की क्या जरूरत थी और इससे क्या बयानिया बनता है। तो क्या ये मान लिया जाए कि तहरीक इंसाफ जो है पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही है। अब आप हालात देखें कि जो एक्शन कमेटी के नुमाया मरकजी लीडर शौकत नवाज मीर और उनकी खातून के साथ
निजी गुफ्तगू की ऑडियो रिकॉर्डिंग लीक हुई है और वो गुफ्तगू आप सुनेंगे तो आप तौबा तौबा कर उठेंगे। इसके अलावा कालाधन ज्वाइंट एक्शन कमेटी के एक और सरगना मेहरान, जिनके बारे में 2 रोज़ पहले इतला आई थी कि उनके ड्राइवर पकड़ा गया, जिसने वो तमाम तफसीलात बताई कि किस तरह ख्वाजा मेहरान जो है वो अपनी गाड़ियों में असला और मनशियात भर कर ले गया। तो मैंने उस प्रोग्राम में जब रिसर्च की तो मुझे ऐसा लगा कि ख्वाजा मेहरान एक गरीब आदमी है और उसके पास इतनी इस्तात नहीं कि वो ड्राइवर भी रख सके, लेकिन वो जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए कश्मीरी है ना, जो अब हाथ जोड़ जोड़ कर माफ़ियाँ मांग रहे हैं कि हमारे सालों को छोड़ दो, हमारे फलां को छोड़ दो, क्योंकि रियासत ने डंडा उठाया हुआ है और रियासत हर उस कश्मीरी को उठा रही है जिसका बयानिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, जो पाकिस्तानी फ़ौज को बुरा भला कह रहा है। और इस एक्शन को अब कालाधन अवामी एक्शन कमेटी के लोग गैर मुनसिफाना कह रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, और पाकिस्तान से बाहर जो इसको लीड कर रहा है वो घोड़े के मुंह वाला, वो अब ये दावा कर रहा है कि मेरे सालों को छोड़ दो तो मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ। आपको मेरा अगर सरेंडर चाहिए तो मैं यहाँ ये वीडियो बनाकर वीडियो पैगाम के जरिए ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप मेरे भाइयों को छोड़ दें। अगर वो घर पर पहुँच जाएं तो विद इन 24 आवर मैं यहाँ से ऐलान करता हूँ कि मैं आपके पास आ जाऊँगा। आपने जो वीडियो मेरी बनवानी हुई, जो उसने बताया कि ख्वाजा मेहरान के फार्म हाउस पर छापा मारा गया और उसके जो घोड़ों की रखवाली करने वाला था अस्तबल की, उसका एक मुलाजिम पकड़ा गया। तो इससे मैं मादरत चाहता हूँ कि मैंने उसको गरीब डिक्लेयर किया, वो तो किसी बड़े फार्म हाउस का भी मालिक है जहाँ घोड़े तक पाले जाते हैं। तो अब उसके घर पर जो छापे की तफसीलात है वो भी सामने आई हैं। पुलिस राय के मुताबिक ख्वाजा मेहरान के ज़रिए इस्तेमाल लैपटॉप, आईपैड, यूएसपी और असले से मुतल्लक मवाद बरामद किया गया है और उसके घर से जो मवाद मिला है उसने साबित कर दिया कि धरने की बड़े अरसे से प्लानिंग की जा रही थी और बाकायदा साजिश के तहत इसको सरअंजाम दिया गया है। और ये वही ख्वाजा मेहरान है जो उस वक़्त ये कह रहा है कि हम जाने और हिंदुस्तान जाने। हाँ, पहले ज़रा पाकिस्तान से निबड़ ले, फिर आपको हिंदुस्तान की भी सैर कराएंगे। और आपको कहा था कि रियासत डंडा उठाएगी तो फिर किसी को माफ़ नहीं करेगी, और रियासत ने ना चाहते हुए ये काम किया है, वरना रियासत को कोई शौक़ नहीं था। अगली खबर ख्वाजा आसफ साहब के हवाले से, जिन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर कहा है कि ये वीगो डालो वालों से हमें बचाया जाए। पार्लियामेंट हाउस में ये दंदनाते फिरते हैं, पार्लियामेंटेरियन को वॉक करने में मुश्किल पेश आती है। सर ये हमारी पार्लियामेंट लॉजेस को वीगो डॉलर से बचाएं सर। ये वहाँ पे ख्वातीन मेंबरान भी, मर्द हजरात भी, हमारे मेंबरान, उनके मेहमान भी, वहाँ पे फैमिलीज भी वॉक कर रही होती हैं ग्रीन नंबर प्लेट वाले वीगो डाले वहाँ पे, जिस तरह जो है आग लगी हुई है, आग बुझाने जा रहे हैं, उस पर जा रहे हैं। ये इतनी बड़ी वल्गैरिटी है। वीगो डाला इटसेल्फ इज अ वल्गैरिटी। इससे बड़ी वल्गैरिटी ये बैन होने चाहिए। जनाब स्पीकर, जो वीगो डाले के स्टीयरिंग पे बैठता है उसके दिमाग को कुछ हो जाता है। तो पीछे गनमैन होते हैं। मैं बिल्कुल आपको मैं सीरियस बात कर रहा हूं। मैं रोजाना, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं वॉक कर रहा हूं, अबरार शाह साहब वॉक कर रहे होते हैं, ये बड़े दोस्त यहाँ पे वॉक कर रहे होते हैं, ख्वातीन वॉक कर रही होती हैं। यानी वाह ख्वाजा साहब, आपने कमाल कर दिया। जब बात खुद पर आई है तो पार्लियामेंट पहुंच गए हैं और स्पीकर के सामने दरख्वास्त करें कि वीगो डालो वालों को रोका जाए, जबकि इन वीगो डालो वालों ने पूरी कौम को मुसीबत में डाल रखा है। इसका कभी किसी को ख्याल नहीं आया। ब्यूरोक्रेसी, पुलिस अफसरान और सियासतदानों के अलावा जिनकी हाउसिंग सोसाइटियाँ, उनके पास भी यही वीगो डाले हैं। सियासतदानों के पास तो बहुत कम है और आपको पार्लियामेंट की हदूद का तो ख्याल है, लेकिन जो कुछ पूरे मुल्क में करते फिरते, कभी इसका भी ख्याल कर लें। ये सड़कों पर इस तरह दंदनाते हैं कि किसी ट्रैफिक सिग्नल की भी परवाह नहीं करते। और जिन डालों के ऊपर सब्ज रंग की प्लेटें लगी होती है, यानी सरकारी नंबर प्लेटें, उन पर आप देखें तो सब्जियां और घर का सामान लादा हुआ होता है। तो वीगो डालो वालों पर सिर्फ पार्लियामेंट में पाबंदी न लगाए बल्कि पूरे मुल्क में लगाए। ये वीगो डाले का कल्चर ही बहुत बुरा कल्चर है जो आम आदमी के ज़हन में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करता है। एक पैदल चलने वाले की या मोटरसाइकिल वाले की वीगो डाले के सामने क्या औकात है। तो ये आपने कौम के अंदर एहसास महरूमी पैदा कर दिया, तो क्या ये अच्छा होता। ख्वाजा साहब अगर पूरी कौम की बात करते, पाकिस्तान सिर्फ कौमी असम्बली की हदूद नहीं है, इस्लामाबाद का रेड जोन नहीं है, पाकिस्तान बहुत बड़ा है और आपको पाकिस्तान की बात करने के लिए ऐवान में भेजा गया, लेकिन आपने सिर्फ अपनी मुश्किल बयान की है, पाकिस्तान के अवाम की नहीं।
आपका काम मसाइल हल करना है और पाकिस्तान के अवाम के मसाइल को उस फोरम पर रखना है, तो खुदा के लिए पाकिस्तान के अवाम की बात करें। अब कौमी असम्बली आप देख लें कि 741 अरब 44,000 से ज़ायद का गैर तस्वीबी लाजमी अखराजात मंजूर किए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा गैर मुल्की और मुल्की कर्ज़ों की अदायगी के लिए मुख्तस किए गए हैं। तो फ़ौज के लिए 248 अरब रुपये रखे गए हैं, जबकि कर्ज़ों की अदायगी के लिए 259 खरब 92 करोड़ रुपये दरकार है। अब जिन इदारों के लिए लाजमी अखराजात मुकर्रर किए गए उनमें सुप्रीम कोर्ट के लिए 7 अरब 44 करोड़ रुपये है और वफाकी आईनी अदालत के लिए 6 अरब 4 करोड़ रुपये है। 14 अरब रुपये तो सिर्फ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के लिए रखे गए हैं और सुप्रीम कोर्ट का कोई एक फैसला बता दे जिसकी वजह से पाकिस्तान को कोई फ़ायदा हुआ हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए 2 अरब 36 करोड़ रुपये रखे गए हैं और सरकारी महकमों के ऑडिट के लिए 9 अरब 82 करोड़ रखे गए हैं। वफाकी महोत्सव के लिए 2 अरब 12 करोड़ 35 लाख हैं। टैक्स महोत्सव के लिए 64 करोड़ 55 लाख रुपए हैं। इलेक्शन कमीशन के लिए 10 अरब 57 करोड़ 75 लाख रुपए रखे गए हैं। ग्रांट्स और मुतफरक अखराजात के लिए 57 अरब रुपए है। पार्लियामेंट के दोनों ईवानों में कौमी असम्बली के लिए 7 अरब 96 करोड़ और सेनेट के लिए 6 अरब 42 करोड़ रुपए रखे गए। यानी सुप्रीम कोर्ट के बराबर या सुप्रीम कोर्ट से कहीं ज़्यादा अखराजात पाकिस्तान के दोनों ईवानों के हैं। जबकि वो पेंशन वाले मर गए जिनके लिए आपने सिर्फ 3% इजाफा किया। पेंशन की मद में सरकारी मुलाजमिन के अलाउंस, कोहन साली और पेंशन को मिलाकर 6 अरब 93 करोड़ रुपये रखे गए हैं। फॉरेन मिशन के लिए 50 करोड़ है। शोबा कानून इंसाफ के लिए 53 करोड़ है। पाकिस्तान पोस्ट के लिए 50 लाख है। सदर ममलकत के मुलाजमीन के अलाउंसेस के लिए 96 करोड़ 37 लाख रुपए है। सदर के पर्सनल ऑफिस के मुलाजमीन के अलाउंसेस के लिए 1 अरब 83 करोड़ रुपये से जायद है। तो कहाँ तक सुनेंगे, कहाँ तक सुनाऊं। और मज़े की बात यह कि अपोजिशन, पाकिस्तान की नाम नहाद अपोजिशन PTI ने कटौती की एक भी तहरीक पेश नहीं की। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि अपोजिशन अगर तगड़ी हो तो हुकूमत की जुर्रत नहीं होती कि वो पाकिस्तानी अवाम के पैसे के ऊपर इस कदर डाके मारे। अब आप एक और ख़बर देख लें जो बड़ी वजह निज़ा बनी हुई है। और वो कहते हैं शाह से ज़्यादा शाह के वफादार। पंजाब असम्बली के इजलास में एक MP अरशद मलिक ने मुतालबा कर दिया कि 5,000 के नोट पर कायदे-ए-आज़म के साथ नवाज शरीफ की भी तस्वीर होनी चाहिए। तो उस पर एक नया कट्टा खुला हुआ है। ये मुतालबा ना नवाज शरीफ ने किया, ना मुस्लिम लीग नून के किसी अहम रहनुमा ने किया, लेकिन सोशल मीडिया पर सियासी हल्कों में बहस छिड़ गई है। तो मुझे वो याद आ गए वो सरदार जी जिन्होंने फैसला किया कि वो इस साल गन्ने की फसल काश्त करेंगे। फिर उन्हें याद आया कि नहर के पार एक गाँव वाले हैं, कहीं वो उनके गन्ने की फसल तैयार होने पर गन्ने उड़ा कर ना ले जाए। तो उन्होंने कहा कि पहले उनका बंदोबस्त करते हैं। तो उन्होंने पड़ोसी गांव वालों को फैंटी लगाई और वो गांव वाले पूछते रहे कि हमने किया क्या, और वो सरदार जी कहते रहे कि राज की चुप हो। तो अभी 5,000 के नोट पर नवाज शरीफ की भी तस्वीर नहीं आई, लेकिन लोग लड़ मर गए। और लोगों को बड़ा एतराज़ है कि नवाज शरीफ की तस्वीर कायदे-ए-आज़म के साथ नोट पर नहीं लगाई जानी चाहिए। जो वजह बताई जा रही है वो ये कि जी नवाज शरीफ ने बहुत काम किए हैं, पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, तो उसके लिए आप एक नया नोट निकाल लें और वो नोट नवाज शरीफ के नाम से जारी कर दें। लेकिन कायदे के साथ तस्वीर लगाएंगे तो मेरा ख्याल है ये वजह निज़ा बन जाएगी, क्योंकि जो बानियान है वो बानियान रहते हैं। वरना तो हर वज़ीर-ए-आज़म जब वज़ीर-ए-आज़म बनेगा तो अपनी करेंसी छाप लेगा और पुरानी करेंसी जो है वो डिस्कार्ड हो जाएगी। ये बादशाहों के दौर में होता था। तो आप नवाज शरीफ को क्रेडिट देने के लिए और बहुत कुछ कर सकते हो, नवाज शरीफ का क्रेडिट उनसे कोई छीन नहीं सकता। तो नाकदीन अगर ये इतराज़ करें कि कौमी करेंसी नोट पर सिर्फ कायदे-ए-आज़म की तस्वीर होनी चाहिए, और वजह ये कि वो कौमी यकजहती की अलामत है और बानी पाकिस्तान है। और आप देखिए कि अल्लामा इकबाल की तस्वीरें भी हम नहीं छापते, हालांकि वो भी बहुत बड़ा करैक्टर है उनका पाकिस्तान का, उन्होंने ख्वाब देखा तो उनके नाम के सिक्के जारी किए। तो इस तरह नवाज शरीफ के नाम का सिक्का जारी हो सकता है, तो ये झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये जो 5,000 का नोट है या बाकी के जो नोट है, इनके ऊपर तस्वीर वाला जो मामला है ना, मेरा ख्याल है कि ये दुरुस्त नहीं है और ये शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी वाली बात है। खुद नवाज शरीफ इस बात को पसंद नहीं करेंगे, वरना वो खुद अपनी तस्वीर छाप देते। अच्छा, कौमी असम्बली के इजलास में बैरिस्टर गौहर ने शिकवा ये किया है कि उनकी तकरीर दिखाई नहीं जाती और वो काट दी जाती है। तो तकरीरों में कुछ होगा तो दिखाएंगे, सिवाय बकवास के और एक कैदी नंबर 804 के आपको कुछ आता नहीं है। मुल्की मामलात पे आप बात नहीं करते, सिवाय
एक और बड़ी खबर ये है कि तो इस खबर के साथ के मुज़ाकरात जारी हैं और इन मुज़ाकरात की अपडेट के साथ अगले व्लॉग में हाज़िर होंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना और गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिए।